हेलो दोस्तों, मैं हूं निशांत सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए केमिस्ट्री के कंप्लीट कोर्स के लेक्चर नंबर 33 को। और आज की इस लेक्चर में हम समझेंगे केमिकल इक्वेशंस के बारे में, केमिकल इक्वेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन में हम क्या क्या देखे जाते हैं, और बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को भी समझेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे लिमिटिंग रिएजेंट्स के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट के किस तरह से रिएक्शन में हम उसको यूज करते हैं, और उस रिएक्शन में उसका क्या यूजेज है, इन सब चीज़ को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं किसी भी केमिकल चेंजेस के। देखिए, जो भी केमिकल चेंजेस हमारे नेचर में पाए जाते हैं या फिर जो भी केमिकल चेंजेस हम रिएक्शन में अपने रिएक्शन में करवाते हैं, उन सभी रिएक्शन को एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन से अपने कॉपी पे लिखना या फिर किसी भी सीट पे लिखना, जो और लिखने के बाद जो आपको रिएक्शन आता है उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हम ध्यान रखते हैं कि केमिकल इक्वेशन में हमें किसी कंपाउंड या फिर किसी भी एलिमेंट को हम पार्टिसिपेट करवाते हैं, यानी उसको रिएक्टेंट बनाते हैं, और वो हमें एक या एक से ज़्यादा नए प्रोडक्ट को फॉर्म कर देता है, यानी एक या एक से नए प्रोडक्ट को फॉर्मेशन उसमें होता है, और उसे भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो दूसरे पॉइंट में भी हमारा यही कहा जा रहा है कि प्रोडक्ट और कंपाउंड फॉर्म होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, और एक नेक्स्ट हम उसमें कैटलिस्ट को भी देखे जाते हैं, यानी आपको केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट भी यूज होते हैं। देखिए, कैटलिस्ट क्या होते हैं इसको हम समझेंगे कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, कैटलिस्ट का किस तरह से यूज होता है। देखिए, कैटलिस्ट एक समझ सकते हैं आप, कैटलिस्ट को बेसिकली हम कहें तो एक जैसे किसी भी चीज़ में कुछ एक्स्ट्रा देना, उसी टाइप का कैटलिस्ट होता है। कैटलिस्ट एक रिएक्शन को, मतलब कैटलिस्ट को सीधे से समझे तो कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को बढ़ाता है या फिर किसी भी रिएक्शन को स्लो करता है। ठीक है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलिस्ट बढ़ाने का काम करता है, या फिर कोई कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने का काम करता है। देखिए, कैटलिस्ट एक्चुअल में क्या करता है इसको समझते हैं। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट डालते हैं, किसी भी रिएक्शन में अगर हम कैटलिस्ट को डालते हैं तो वो किसी भी रिएक्शन में हम कैटलिस्ट को अगर डालते हैं तो वो उस रिएक्शन के मैकेनिज्म को, यानी जिस पाथ से वो चलता है, जिस मैकेनिज्म से वो चलता रहता है, उस मैकेनिज्म को चेंज करता है, उस पाथ को चेंज करता है, या फिर उस रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। ठीक है, उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, देखिए, तो आपको क्या समझना है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, आपको यहाँ से क्वेश्चन राइज होंगे कैटलिस्ट क्या होते हैं, तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के कैटलिस्ट होते हैं जो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, और कैटलिस्ट में आपको एक रिएक्शन आपको हम देते हैं, वहाँ पे आपको दिखेगा एक कैटलिस्ट, और आपको पता चलेगा उस कैटलिस्ट रिएक्शन बढ़ाता है या फिर घटाता है, ये भी आपको वहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, कैटलिस्ट सबसे पहले समझते हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है घटाता है किस तरह से, वो आपको बता दिया गया कि आपको एग्जाम में पूछा गया तो किस तरह से दीजिएगा। वो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, डिक्रीज या इंक्रीज करता है। ठीक है, और उनके जो मैकेनिज्म होते हैं रिएक्शन के, उन्हें भी क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल देते हैं अमोनिया फॉर्मेशन का, अमोनिया के फॉर्मेशन का। जैसे मान लीजिए अमोनिया एक N2 गैस, एक सेकेंड, N2 गैस प्लस H2 गैस गोज इनटू क्या होगा, N2 गैस प्लस H2 गैस गोज इनटू, ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये एक एरो हेड जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसका भी मतलब है, ये एक एरो हेड का मतलब है सिर्फ रिएक्शन आगे की ओर जाएगा, और यहाँ पे अगर दो एरो हेड आपको देखने के लिए मिले तो इसका मतलब होता है कि रिएक्शन बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जा सकते हैं। ठीक है, बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों जा सकते हैं। देखिए, तो इसका मतलब होगा यानी बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों जा रहे हैं, यानी आपका जो अमोनिया का रिएक्शन होता है, अमोनिया का जो रिएक्शन होता है, ये क्या होते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये इसको आप एक और तरीके से समझे तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं, और ये जाता है N2 प्लस H2 गोज इनटू 2NH3 NH3 क्या है, ये भी एक यहाँ पे एक अमोनिया भी गैस के फॉर्म में जाता है। और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होते हैं आयरन Fe,
ये कैटलिस्ट इस रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। जैसे कैटलिस्ट डालते हैं इनके, देखिए कोई कोई रिएक्शन जो होते हैं ऑर्गेनिक के अधिकतर रिएक्शन कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ही देखे जाते हैं। जब तक उसमें कैटलिस्ट ना डाले तो उनका रिएक्शन सही से नहीं हो पाता है या फिर रिएक्शन हो भी नहीं पाता है। तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे रिएक्शन कैटलिस्ट एकदम जरूरी हैं। देखिए कैटलिस्ट का एक और एस्पेक्ट समझे तो कैटलिस्ट कुछ खास टाइप ऑफ, जैसे मान लीजिए कोई दो रिएक्टेंट मिलके कुछ कंपाउंड बना रहा है, तो बहुत सारे कैटलिस्ट होते हैं कि अगर उस कैटलिस्ट को अगर उस रिएक्शन में डाला जाए, बहुत सारे कैटलिस्ट को और उस रिएक्शन में डाला जाए, कुछ खास टाइप कैटलिस्ट को उस रिएक्शन में डाला जाए, तो हो सकता है वो कैटलिस्ट उसके प्रोडक्ट पर भी कुछ प्रभाव डाले। ठीक है, उनके रिएक्शन के मैकेनिज्म को चेंज करने के साथ साथ उनके प्रोडक्ट पे भी कुछ प्रभाव डालते हैं और अलग अलग कैटलिस्ट हो सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट भी हमें प्राप्त हो। ठीक है, इस बात को समझिए। तो ये हमारा कैटलिस्ट था। कैटलिस्ट से इतना ही लगभग क्वेश्चन आ सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो रिएक्शन को किस तरह से डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो रिएक्शन को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। और कैटलिस्ट रिएक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज किस तरह से करते हैं, उनके एक्टिवेशन एनर्जी पर प्रभाव डाल के या फिर उनके मैकेनिज्म को चेंज करके। ठीक है, उनके पाथ ऑफ रिएक्शन को चेंज करके। तो ये एक पॉइंट हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए और आपके एग्जाम में ये सब आ सकते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट समझते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसको समझेंगे हम, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को। इसको आप नोट कर लिए होंगे। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन को हम इसमें समझेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होते हैं, अगर आपके रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स हो वो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो राइट हैंड साइड के, यानी कोई रिएक्शन दिया हो, अभी कोई इधर कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई ये दो मिल के ये रिएक्शन दे रहा हो, ये दो प्रोडक्ट बना रहा होगा, दो रिएक्शन मिल के, यानी ए बी प्लस गोज इनटू सी प्लस डी। तो जितने एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, उन सभी एलिमेंट के प्रत्येक एटम, जितने भी प्रत्येक एटम होंगे वो सभी एटम इक्वल होने चाहिए। जो भी आपके प्रोडक्ट के जो प्रोडक्ट में आपको जो एलिमेंट है उस एलिमेंट के प्रत्येक एटम के बराबर। यानी इसको अगर हम रिएक्शन से समझे, तो देखिए मान लीजिए एक आपको रिएक्शन दिया हो, अच्छा सबसे पहले हम समझते हैं कि आपको रिएक्शन को बैलेंसिंग करने के लिए किस स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इसको समझने के बाद आपको एग्जांपल से समझाएंगे कि आप किस तरह से किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। तो टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड, कुछ स्टेप्स दिए गए हैं आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा फर्स्ट पॉइंट कहता है कि कोई भी एटम, जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हो आपके रिएक्शन में, उन सभी एटम के प्रत्येक एलिमेंट के जितने भी एटम होंगे, यानी आपको मान लीजिए कोई रिएक्शन में लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन दिए हो, तो 2 ऑक्सीजन आपके राइट हैंड साइड में भी होने चाहिए। तो यानी जितने भी एटम है प्रत्येक एलिमेंट के वो इक्वल होना चाहिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन के। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम होंगे प्रत्येक एलिमेंट के, उतने ही एटम प्रत्येक एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में भी होने चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, दूसरा पॉइंट हमें बोलता है कि अगर आपको LHS और RHS इक्वल नहीं है, अगर आपके इक्वेशन में LHS RHS इक्वल नहीं है, तो आप उसको कुछ अपने से एक करस्पॉन्डिंग कोई भी एक नंबर से, किसी भी नंबर आर्बिट्रेरी कोई भी एक नंबर से आप उसको मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर सकते हैं। ठीक है, और उसको तब तक कीजिए जब तक RHS और LHS बराबर ना हो जाए। ठीक है, उस तरह से आप इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो देखिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, हम एक एग्जाम्पल से आपको इस पॉइंट को समझाते हैं कि एक सेकेंड, सॉरी दोस्तों, हाँ, तो आपको एक एग्जांपल देकर समझाते हैं कि किस तरह से इसको हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। देखिए एक आपके सामने रिएक्शन दे रहे हैं, आप बताइए इसको किस तरह से बैलेंस करेंगे, फिर आपको हम समझाएंगे। ठीक है, अच्छा पहले एक क्वेश्चन हम समझा देते हैं आपको, फिर आप उसको बना के दिखाइएगा। देखिए एक रिएक्शन दिया हुआ है Na2O प्लस HCl, वो जाता है NaCl प्लस H2O में। ठीक है, NaCl प्लस H2O में, ये क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा इस पर लिखने में प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन हो Na2O प्लस HCl जो कि जाता है NaCl प्लस H2O में। तो आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करके बताना है कि आप इस रिएक्शन को किस तरह से बैलेंस कीजिएगा। तो देखिए इसको हम बैलेंस करके बताते हैं, और एक अगले रिएक्शन में एक आपको इसके बाद एक और रिएक्शन देंगे, उसको आप खुद से आपको बैलेंस करना होगा। तो चलिए इसको समझते हैं
कि किस तरह से इसे हम बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसको बैलेंस करने का तरीका है, आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले देखिएगा राइट हैंड साइड में कितने एलिमेंट के कितने एटम है, वो क्या बराबर है लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट से। अगर नहीं बराबर है तो आप उसको आर्बिट्रेरी नंबर से गुना कीजिएगा जिससे कि वो बराबर हो जाए। ठीक है, तो पहले वाले में देखते हैं कि 2Na2O यानी 2 सोडियम है, 2 सोडियम है, और दूसरे वाले रिएक्शन में कितने सोडियम है, 1 सोडियम है। तो उसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 सोडियम हो जाए। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे क्या हो गया, 2 सोडियम आपको मिल गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, पहले वाले रिएक्शन में ऑक्सीजन 1 है और लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, यानी ये तो सही है। और फिर देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 2 है, राइट हैंड साइड में कितने हैं, हाइड्रोजन 1 है। तो इसको क्या करेंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में, 2 हाइड्रोजन राइट हैंड साइड में। यानी हाइड्रोजन तो इक्वल हो गया, सोडियम इक्वल हो गया, ऑक्सीजन इक्वल हो गया। हम देखेंगे क्लोरीन इक्वल है या नहीं है। देखिए, क्लोरीन को इक्वल देखने के लिए आप किसी भी एक तरफ से चेक कर सकते हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड में कितने क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो कितने होंगे, ये 2 क्लोरीन हो गए। ठीक है, और अगर आपको राइट हैंड साइड में देखते हैं तो एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, और एक क्लोरीन यहाँ है, और ये 2 से मल्टीप्लाई है तो ये कितने हो गए, 2 क्लोरीन हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 2 क्लोरीन आपको हो गए। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया राइट हैंड साइड के, यानी जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट के एटम राइट हैंड साइड में भी हैं। ठीक है, तो यानी ये रिएक्शन के इसको क्या लिखेंगे हम, रिएक्शन बैलेंस्ड। क्या हो गया, रिएक्शन आपके बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, रिएक्शन आपके बैलेंस्ड हो गए। तो इसे हम क्या करते हैं, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए, और फिर इसको नोट करने के बाद आपको एक हम नया एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट करने की कोशिश कीजिए। तो जाहिर है सब लोगों ने इसको नोट किया होगा। तो इसे हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसे हम इरेज करते हैं, और इरेज करने के बाद आपको क्या करेंगे, एक नए एग्जाम्पल को आपको देंगे। ठीक है, तो नए एग्जाम्पल के लिए आप रेडी हो जाइए कि आपसे बैलेंस हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक नया एग्जाम्पल है आपके सामने, चलिए पेश होता है एक नया एग्जाम्पल। तो इस एग्जाम्पल में है आपको दिया हुआ है एक CH4 मॉलिक्यूल, CH4 प्लस Cl2, ये जाता है किसमें, ये जाता है एक CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस HCl में। तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन को बैलेंस करके सिंपली बताना है क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है, और आप खुद से ट्राई कीजिए और बताइए ये रिएक्शन किस तरह से बैलेंस होगा। ठीक है, तो जाहिर है सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो चलिए समझते हैं इस रिएक्शन को हम किस तरह से बैलेंस करते हैं। तो इस रिएक्शन को समझने के लिए आपको हम क्या करते हैं, थोड़ा स्पेस निकालते हैं और इसको पूरा अच्छे से लिखेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे हम राइट हैंड साइड, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, राइट हैंड साइड RHS, और यहाँ क्या लिखते हैं, LHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड में कितने कार्बन है, कार्बन 1 है, एक नहीं सॉरी, कार्बन कितने हैं, हाँ सॉरी ठीक है, कार्बन 1 ही है, मार्कर नहीं चल रहा है, कार्बन 1 है। और कितने हैं, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है। और क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 2 है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कितने हैं, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 5 है। ठीक है, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन 5 है। ठीक है, तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाले में कार्बन 1 है और सेकेंड वाले में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी कार्बन 1 है, यानी ये तो बैलेंस्ड है, इसको कोई जरूरत नहीं है बैलेंस करने का, ये दोनों बैलेंस्ड है। ठीक है, और अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन 1 है, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन 4 है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में अगर हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, हमारा हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, 1 को हटा के यहाँ पे 1 को हटा देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो गया, दोनों तरफ हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया। अब हम क्लोरीन को बैलेंस्ड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्लोरीन कितने हैं, ये क्लोरीन हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 क्लोरीन हो गया। और राइट हैंड साइड में कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 4 क्लोरीन इधर भी लेफ्ट हैंड साइड में भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों,
हाँ देखिए गलती बोल दी हम थोड़ा कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने क्लोरीन है, क्लोरीन इधर 4 है और यहाँ पे भी 4 है, ये भी तो 4 लेंगे ना, हम दोनों टाइप के क्लोरीन को लेंगे, एक इधर भी क्लोरीन और ये CCl4 वाले भी क्लोरीन को। तो इसमें 4 क्लोरीन है और इसमें 4 क्लोरीन है, कितना हो गया 8 क्लोरीन। तो आपको इधर कितने हैं, इधर 2 क्लोरीन है, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 4 2 जा 8, यानी कितना हो गया 8 क्लोरीन हो गए। यानी इसको काट के क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे। यानी आपका रिएक्शन क्या हो गया, ये रिएक्शन क्या हो गया, और यहाँ पे और यहाँ के रिएक्शन ये 5 कितने हैं, ये 5 अब 8 हो गए, ठीक है। तो ये आपके रिएक्शन क्या होंगे, बैलेंस्ड हो गए, ठीक है। बस सिंपली यही करना है आपको। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए एग्जाम में दे सकते हैं, यहाँ पे कुछ ए इसी तरह, यहाँ पे मान लीजिए आपको ए करके दे दे, यहाँ बी करके दे दे, यहाँ सी करके दे दे, यहाँ डी करके दे दे, और बोल देगा आपको कि बताइए ए बी सी या फिर बी इसमें से सी डी या फिर इसमें बी डी इसमें ए डी, इसमें से किसी भी 2 का या 1 का वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो आप तभी निकल पाइएगा जब रिएक्शन को बैलेंस्ड कर पाइएगा, ठीक है। तो देखिए हम जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं हम सभी को बताते चल रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप एकदम निश्चिंत होकर पढ़े, यहाँ से आपको जरूर कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपके एग्जाम की अच्छी से प्रिपरेशन हो पाएगी, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लीजिए इसको पूरे अच्छे तरीके से, और इसको क्या कीजिए कॉपी में रखिए लिख कर, और जब जब हो आप उसको हमेशा टाइम निकाल के पढ़ते रहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट समझते हैं हम, अब हम अपने लास्ट टॉपिक लिमिटिंग रिएजेंट्स को समझेंगे। देखिए लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं इसको हम समझेंगे। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट्स वैसे सब्सटेंस होते हैं रिएक्शन के, वैसे सब्सटेंस जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए रिएक्शन में, ठीक है। यानी ऐसे सब्सटेंस जो हम रिएक्शन के दौरान पूरा कम्प्लीटली क्या हो जाए, कंज्यूम हो जाए, यानी पूरा खत्म हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट। और वैसे सब्सटेंस भी तो कुछ होंगे जो पूरा कंप्लीट कंज्यूम नहीं होंगे, तो उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट। यानी वैसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में एक्सेस में प्रेजेंट हो, यानी एक्स्ट्रा हो, पूरा कंपाउंड। देखिए हो सकता है कि ABCD दिया हो, मान लीजिए रिएक्शन में कुछ रिएक्शन आपका हो रहा हो ABCD का, ठीक है। अगर ABCD का रिएक्शन हो रहा हो, मान लीजिए ए रिएक्ट कर रहा है बी से, ए रिएक्ट कर रहा है बी से, ए रिएक्ट कर रहा है बी से, कंपाउंड बना रहा है C+D, ठीक है। ए रिएक्ट करके बी से फिर कंपाउंड बना रहा है C+D। तो हो सकता है रिएक्शन में एक ऐसा कंपाउंड होगा जो पूरा खत्म होने के बाद भी लास्ट में बच जाएगा, यानी रिएक्शन खत्म होने के बाद भी लास्ट में बच जाएगा। मान लीजिए कि बी ऐसा कंपाउंड है, ठीक है, और ए ऐसा कंपाउंड, ए के 5 ग्राम है, बी के मान लीजिए 10 ग्राम है। तो हो सकता है कि 5 ग्राम इसका 5 ग्राम मिलके ये दोनों बना दे, तो यानी ए तो खत्म अब हो गया। अगर ए खत्म हो गया तो बी किससे रिएक्ट करेगा, किसी से नहीं रिएक्ट करेगा, तो यानी बी आपका बच जाएगा, कुछ बी बच जाएगा, यानी बी क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट हो गया, और ए क्या हो गया, पूरा खत्म हो गया। तो ए क्या हो गया, आपका लिमिटिंग रिएजेंट्स हो गया। क्या हो गया, ए क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट्स हो गया, ठीक है। तो चलिए हम इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से कि इसमें से लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट है। 2H2 + O2 गोज इनटू 2H2O। इनिशियली हमें 10 मोल ऑफ H2 दे रहा है, 7 मोल ऑफ O2 दे रहा है, 0 मोल ऑफ, यानी इनिशियली तो कोई कंपाउंड होगा भी नहीं, हो सकता है कंपाउंड हो इनिशियली फॉर्म, पहले से वाटर कंपाउंड फॉर्म हो उस रिएक्शन में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 मोल आपको दे रहा है, यानी कोई रिएक्शन में इनिशियली कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं है। तो हम मोल बिफोर हम यहाँ लिखते हैं, इसको थोड़ा स्पेस बनाते हैं, यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियली मोल बिफोर रिएक्शन, ठीक है। मोल बिफोर रिएक्शन, मोल को हम पहले रिएक्शन में लिखेंगे, यानी रिएक्शन होने से पहले कितने मोल थे, ठीक है। तो पहले रिएक्शन के H2 के, O2 के और H2O के, ठीक है, तीनों के हम लिखेंगे यहाँ पे। तो इनिशियली कितने रिएक्शन थे बताइए, कितने आपको मोल्स प्रेजेंट थे, H2 के 10 मोल थे, O2 के 7 मोल थे, और इसके क्या थे, 0 थे, ठीक है। और आफ्टर मोल आफ्टर रिएक्शन बाद में कितने हो गए H2 के, देखिए बाद में कितने हो गए H2 के, मान लीजिए बाद में H2 के पूरे 0 हो गए, खत्म हो गए, मान लीजिए रिएक्शन में H2 के पूरे खत्म हो गए, और O2 के 2 बच गए, और ये आपके H2 कितने 10 मोल्स H2 आपको फॉर्म हो गए, ठीक है। 10 मोल्स H2 आपके फॉर्म हो गए। तो देखिए अगर इसके 10 मोल्स फॉर्म हुए हैं, H2 के 0 मोल्स यानी पूरे खत्म हो गए, O2 के 2 मोल बचे हुए हैं। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको यही समझ में आ रहा है कि आपको जो H2 है ये क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है। क्या है, एक लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो एक लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट H2 आपका क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। H2 क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, और O2 क्या हो गया, एक्सेस रिएजेंट।
क्या हो गए, ये एक्सेस रिएजेंट हो गए, यानी जो रिएक्शन में कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए, पूरा खत्म हो जाए, उसे हम लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे, और जो खत्म ना हो वो कुछ बच जाए उसे क्या कहेंगे, एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। तो देखिए हम आपको बोले थे कि एक्सेस रिएजेंट के बारे में आपको बताएंगे, एक्सेस रिएजेंट को रिएक्शन में किस तरह से यूज करते हैं। तो देखिए ये आपको हो सकता है इतना ना पूछा जाए कि रिएक्शन में किस तरह से यूज करते हैं, उससे बेस्ट क्वेश्चन आपसे सही शायद ना पूछा जाए। अगर पूछा भी जाएगा तो हम एक क्वेश्चन आपको हम करवा देंगे उससे पहले, कि आपको जब हम कंसेप्ट के इसके जब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, प्रीवियस क्वेश्चंस को बताएंगे, उसी समय आपको हम बता देंगे इस टाइप के रिएक्शन के एक एग्जांपल को, ठीक है। तो देखिए लिमिटिंग रिएजेंट रिएक्शन में आपको जब भी किसी रिएक्शन में अगर पूछा जाए कि कोई रिएक्शन दे दिया जाए, आपसे पूछा जाए कि प्रोडक्ट में कोई ऐसा कंपाउंड या फिर प्रोडक्ट में जो कुछ ऐसा कंपाउंड फॉर्म हो रहा हो, तो उसके कितने मोल्स फॉर्म हो रहे हैं या फिर वो कितने फॉर्म हो रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए आप हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट से ही उसको निकालेंगे, यानी लिमिटिंग रिएजेंट से उसे ही हम कंपेयर करेंगे। जैसे देखिए आपको इसी के एग्जाम्पल में थोड़ा सा एक हिंट्स देते हैं, इसी रिएक्शन में आपको हिंट्स देते हैं कि एक पहला आपका जो रिएक्शन दे रहा है 2H2 + O2 गोज इनटू क्या है 2H2O। अब इसमें आपको अगर H2O के मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछा जाए, H2O के बारे में पूछा जाए, H2O के बारे में, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको जब भी निकालिएगा तो 2H2O से निकालिएगा। आपको मान लीजिए पूछा जाए कि अगर 10 मोल ऑफ 2 मोल ऑफ यहाँ से क्या पता चला है कि 2H2 मिलके क्या बना रहा है 2H2O, ठीक है, 2H2 मिलके 2H2O बना रहा है अगर, तो आपसे पूछा जाएगा कि 5 मोल्स ऑफ H2O को बनने के लिए कितना मोल्स ऑफ H2 लगेगा या फिर कितना मोल्स ऑफ O2 लगेगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से कुछ भी रिएक्शन पूछा जाए कि इतना मोल्स बनने के लिए इसका कितना जरूरत होगा, तो आप जब भी उसको निकालिए आप उसको लिमिटिंग रिएजेंट से ही कंपेयर करके निकालिए, क्योंकि उसी से आप बता सकते हैं कि कितने से कितना बन रहा है, तो फिर इतने मोल में कितना कंपाउंड, अगला कितने कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ठीक है, इसको रिएक्शन में हम आपको इसको एक क्वेश्चन से बना के अच्छे से आपको समझाएंगे, तो आप इसके लिए बेहद बेफिक्र रहिए, आपको जितना पढ़ाया जा रहा है उतना अच्छे से पढ़ते चलिए। तो ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।